चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, अध्याय 3 दिल्ली सुल्तान के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली बात यह है कि हमने जब पिछला डिस्कशन किया था तो हमने देखा कि जो कावेरी डेल्टा है वहां पर बहुत बड़े बड़े उसके आसपास बहुत बड़े राज्य बने या कहें कि साम्राज्य बने, लेकिन जो दिल्ली है जिसको हम आज अपनी राजधानी कहते हैं, आज हमारी नेशनल कैपिटल है, ये 12th सेंचुरी मतलब 12वीं सेंचुरी का मतलब हो गया 1100 से 1200, इसके दरमियान ही ये इंपॉर्टेंट सिटी बनी दिल्ली, राइट। तो दिल्ली सबसे पहले किसकी कैपिटल बनी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा आगे चल के। तोमर राजपूत। तो तोमर राजपूत जो थे उनकी सबसे पहली किंगडम, जो उनका साम्राज्य था, उसका कैपिटल कौन सी बनी? दिल्ली बनी। उसके बाद चौहान, जिनको हम चहमान के नाम से जानते हैं, चौहान, इन्होंने तोमर राजपूत को हराया। यह तकरीबन बात है 12वीं शताब्दी के मिडिल की। इसका मतलब यह हुआ कि 1150 के करीब आप ये बात कर सकते हैं। चौहान से एक ही बात है। आपको बताया था मैंने, चौहान जो है अजमेर और दिल्ली के उस साइड को अपना बिलोंग करते थे। और उसके बाद जब तोमर राजपूत फिर चौहान, इस जमाने में दिल्ली ये बन गई बहुत बड़ी कमर्शियल हब, कमर्शियल सेंटर, यानी वाणिज्य का केंद्र बन गया दिल्ली। अब केवल केंद्र नहीं बना, इसके अलावा क्या होता था कि दिल्ली जो है बहुत सारे एरिया को कंट्रोल करने लगा, जहां तक कि कमर्शियल सेंटर के बारे में बात है। इसका मतलब इसका इफेक्ट, प्रभुत्व बहुत बढ़ गया। एक और चीज यहां पर हुई, कॉइन्स, जिसको कहा जाता है दिल्ली वाल। तो ये भी कॉइन, सिक्के, ये बहुत ज्यादा वितरित या प्रचलन में चले आए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यहां पर आई दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत कब आई? जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या कहें कि दिल्ली जब कैपिटल के रूप में आई और उसके बाद इसका जो प्रभुत्व बढ़ा, दिल्ली सल्तनत ये शुरुआत हुई 13वीं शताब्दी की शुरुआत में। यानी कि आप समझ लीजिए कि 1200 के ऊपर की बात कर लीजिए, 13वीं शताब्दी होती 1200 से 1300। दिल्ली सुल्तान ने शुरुआत में बहुत सारी सिटीज बनाई। दिल्ली जो हम आज देखते हैं, वो दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है हमारे देश की, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज उन्होंने उस जमाने में बनाई। और वो सिटीज कौन कौन सी थी, मैं आपको उनमें से कुछ का नाम बताता हूं। ये है दिल्ली कोहना, दिल्ली आई, दिल्ली ए कोहना कहते हैं इसको। ये आपका हो गया सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम से नाम याद रखिए, और जहांपना। तो ये 3 मेन है जो बनाई गई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी समझाता हूं। शुरुआत हुई, जैसे मैंने आपको बताया, कि तोमर राजपूत फिर चौहान। तो सबसे पहले तोमर आए, ये मैं बात कर रहा हूं शुरुआती दौर जो 12th सेंचुरी का है। फिर अनंगपाल, फिर चौहान आए, जिनको हम चहमान कह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया, फिर 1192 में मोहम्मद गौरी से हार गए। फिर आए टर्किश रूलर, तुर्की के जो रूलर है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इनकी बेटी रजिया सुल्ताना, और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। फिर आई खिलजी डायनेस्टी, खिलजी राजवंश, इसमें जलालुद्दीन खिलजी और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोहम्मद तुगलक, लेकिन इनके पिताजी थे गयासुद्दीन तुगलक, और उनके जो नेक्स्ट आए उनके बेटे मोहम्मद तुगलक के फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी आई, जिसमें खिजर खान का हम नाम ले सकते हैं, और लोधी डायनेस्टी, बहलूल लोधी, इसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि इब्राहिम लोधी वगैरह भी आए। मैं आपको ये बता दूं कि ये इल्तुतमिश का टॉम है, मकबरा है, ये आप देख रहे हैं अलाई दरवाजा, और ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, यानी कि यहां पर इनको दफन किया गया है। तो हमें इन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता कैसे चलता है? हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हिस्टोरियंस
क्या क्या चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है एज अ सोर्स। तो इसमें क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, इसमें आपके इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, अभिलेख, इसमें कॉइन्स हो सकते हैं, सिक्के, इसमें जो जो बिल्डिंग्स बनाई गई हो या फिर आर्किटेक्चर्स बनाए गए हो, यहां से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को मिलती है। यहां पर दिल्ली सुल्तान या दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी तारीख। तारीख जैसे हम डेट जानते हैं ना, ये तारीख, और इसे सिंगुलर कहते हैं। और जैसे लड़का और लड़के सिंगुलर प्लूरल, तो एक तवारीख, दोनों बातें ही सेम है, तारीख तवारीख एक ही बात है। यहां पर इनका जो राज चलता था, इनका दिल्ली सल्तनत का, वो चलता था पर्शियन में। किसमें चलता था? पर्शियन में, यानी कि फारसी में, फारसी में चलता था। तो यहां पर हर चीज को लिखा जाता था, हर चीज को दर्ज किया जाता था। तो जो ऑथर थे, यानी कि जो लिखते थे तवारीख, वो कौन थे? वो थे सेक्रेटरीज, मुंशी, वो थे बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि आप समझ लीजिए प्रशासक उस जमाने में, गायक, पोएट यानी जो कविताएं लिखा करते थे, और कोर्ट्रियर्स। कोर्ट्रियर्स का मतलब होता है जो राज दरबार के लोग थे। तो इन सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी, दर्ज की, और उन्होंने बताया कि इस दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी सुल्तान से, तब क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या गवर्नेंस के पैटर्न थे, क्या वो प्रशासन कैसे करते थे। और इन्होंने ये भी बताया, जो राजा उस समय या पैम्परर हुआ करते थे, उनको ये भी बताया कि देखिए जो जस्ट रूल है, जस्ट रूल का मतलब होता है जस्टिफाइड, जस्टिस द्वारा रूल, यानी सबको बराबरी की नजर से आपको देखना है, सबको बराबरी की, इस तरीके से ये उनको समझाते भी थे। अब तारीख, तवारीख, ये शब्द बार बार आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये लिखा कैसे जाता था। इसके 4 स्टेज होते थे। शुरुआत में सबसे पहले पेपर की तैयारी की जाती थी कि पेपर बनाया जाए, कागज बनाया जाए। जब कागज बन जाता था तो उसके ऊपर ये प्रशासक या फिर सेक्रेटरी, मुंशी, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, या पोएट जो कविता कहते हैं, और जो राज दरबार के लोग हैं, इनमें से जो भी होगा वो इसमें लिखता था इन कागजों पे। इसके बाद ऐसा जैसे आजकल हम MS वर्ड या किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप जब करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, ताकि उस स्पेशल कंटेंट को हम दिखा सकें कि भाई इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। तो जो स्पेशल कंटेंट था, मतलब अगर मान लीजिए 100 पेज का है, उसमें 2 पेज आपको या 2 पैराग्राफ आपको स्पेशल दिखाने हैं, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर उस पे सोने का वर्क चढ़ाया जाता था, यानी कि गोल्ड से, सोने से इस पे आप एक तरीके से लीपते थे, यानी उन शब्दों को थोड़ा सा एम्फोसाइज कराते थे, ताकि जो उसे पढ़े वो समझे कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली जब ये चीज हो जाती थी, यहाँ पर इसकी जिल्द बनती थी, यानी कि अब जैसे ये कागज तो बन गए है ना, फिर उसकी जिल्द यानी बाइंडिंग भी होती थी, उसके ऊपर ऐसे मोटा कवर चलाया जाता, खड्डे का कवर चलाया जाता था, जिसको बाइंडिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस से तवारीख, तारीख एक्चुअली में आज हमारे पास मौजूद है, जो हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्रोत है, सोर्स है। अब कुछ और चीज यहां पर देखने योग्य है कि जो तवारीख है, जो लोग भी लिखते थे, तवारीख यानी कि उस जमाने की चीजें जो लिखा करते थे, ध्यान रखिए कि वो पहली चीज तो ये सिटीज में रहते थे मोस्टली। जो लोग तवारीख लिखते थे वो गांवों में बहुत कम रहते थे, सिटी के लोग ही थे। उसके अलावा ये लोग जब लिखते थे तो इनका ध्यान रहता था कि भाई जिनके लिए भी हम लिख रहे हैं वो इन्हें रिवॉर्ड करेंगे, मतलब रिवॉर्ड या गिफ्ट की मंशा से कि भाई हमें कुछ मिलेगा, उसकी मंशा से ये लिखा करते थे। और तीसरा ये था कि ये एडवाइस क्या करते थे, बताया करते थे, या ये चीजें सुल्तान के सामने या जो बड़े बड़े लोग थे उनके सामने रखते थे, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। बर्थ राइट का मतलब ये होता है कि जो जिस समाज में बर्थ लेता है, मान लीजिए कोई प्रशासक है या कोई राजा है, उसके इसमें किसी ने बर्थ लिया है, तो वो उसके पास उसकी अथॉरिटी आ जाती है, यानी राजा का बेटा राजा, और उसके पास वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। इस तरीके से बर्थ राइट का मतलब ये होता है कि जो प्रिविलेज, अगर मैं किसी बड़े घराने में पैदा हुआ हूं तो मुझे कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वो कुछ स्पेशल फैमिलीज में उनका जन्म हुआ है। ये तो बर्थ राइट था कि मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
दूसरी चीज जो ये इसमें बताया करते थे या लिखा करते थे वो था जेंडर डिस्टिंक्शन। इसमें बताया गया था कि औरत और मर्द, इसमें मर्द बेहतर है, मर्द औरत से ज्यादा पावरफुल है, या हर मामले में मर्द बेहतर है, इस तरीके से ये बताया करते थे। अब इसका मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। क्या एग्जांपल हुआ, यहाँ पर देखिएगा, बहुत खूबसूरत चेहरा है रजिया सुल्तान का। जितनी खूबसूरत थी उतनी ज्यादा ये पावरफुल लीडर भी थी। तो 1236 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश, यहाँ पे शुरुआत इल्तुतमिश से करते हैं। ये सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान थे और इनकी बिटिया थी रजिया सुल्तान। अब इनके बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन सब जानते थे और रजिया सुल्तान सबसे बेहतरीन है, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन शासक बन सकती है। इसका मतलब ये इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सुल्तान बन सकती है। ओके, तो 1236 में रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन ना तो इल्तुतमिश कंफर्म थे, ना ही इनके राज में जो इनके कोर्ट में लोग थे वो ज्यादा इसमें खुश थे कि भाई तुमने किसी औरत को, किसी लड़की को कैसे तुमने दिल्ली सुल्तान बना दिया। और यहाँ पर मिनहाज सिराज भी इस बात को बताते हैं कि उस जमाने में पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, आदमियों का वर्चस्व था। उस जमाने में इस बात को एक्सेप्ट करना या एग्री करना कि एक औरत, एक लड़की को आप दिल्ली सुल्तान बना दो, तो क्वीन एज अ रूलर, ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लोग तैयार नहीं थे। इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि 1240 में ये जो पावरफुल लीडर थी रजिया सुल्तान, उनको इनके सिंहासन से, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से उतार दिया गया, इनको हटना पड़ा। ओके, मिनहाज सिराज ने इसमें लिखा है, बहुत सारी चीज लिखी है, यानी कि इन्होंने एक तरीके से क्रिटिकल बात की है कि औरत को आप इतने हाई पोजीशन पे कैसे पहुंचा दिया जाए। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो रजिया सुल्तान थी, इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन है, यानी जो अभिलेख होते हैं, इन्होंने कॉइन्स भी बनवाए। इन कॉइन्स में इन्होंने बकायदा बताया कि मैं इल्तुतमिश एम्परर या कहें दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की बिटिया हूं, बकायदा क्लियर बताया इन्होंने। लेकिन अगर हम कहीं और चले जाएं, मैं एक जगह आपको ले जाता हूं, ये है रुद्रमा देवी की बात कर रहा हूं। रुद्रमा देवी, तो ये रुद्रमा देवी थी, ये थी काकतीय डायनेस्टी की, काकतीय वंश की, और ये मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश जो आज का है उसके वारंगल क्षेत्र की, वारंगल क्षेत्र की। ये जो थी, इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन किए और इन्होंने भी कॉइन बनवाए। लेकिन जो रुद्रमा देवी है, इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि मैं एक औरत हूं। इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन और कॉइन चलाए उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि मैं एक औरत नहीं, मैं एक आदमी हूं, एक मर्द हूं। ये हमने देखा। दूसरी चीज, और तीसरे लेवल पे आ जाए, वो है, हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में एक रानी थी, या कहें कि एक नाम दिया गया, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा, क्वीन दिद्दा। दिद्दा मतलब दीदी, दीदी का ही नाम है वहां पे। तो इन्होंने भी वहां पर राज किया, बहुत प्यार से इनका राज चला, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो ऐसा नहीं, उस जमाने में औरतें राजकाज में थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। जिन तीनों का मैंने नाम लिया, आपने देखा रजिया सुल्तान का क्या हुआ, बेहतरीन होने के कारण या बेहतरीन होने के बाद भी इनको वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो ये डिजर्व करती थी। अब फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, इसका क्या मतलब हुआ? गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है? उस जमाने की मैं जब बात कर रहा हूं कि गैरिसन टाउन से कैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ी, तो पहले क्या था, दिल्ली में केवल इस तरीके से किलाबंद एक एरिया होता था, वहां पर सोल्जर्स, यानी कि केवल दिल्ली सुल्तान के सोल्जर्स यानी कि सैनिक रहते थे। इसको हम कहते हैं गैरिसन। गैरिसन शहर का मतलब होता है कि वो एरिया, गैरिसन टाउन का मतलब होता है एक ऐसा किलाबंद एरिया, एक ऐसा फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ये आप सेटलमेंट्स देख रहे हैं जहां पर सैनिक रहा करते थे, गैरिसन टाउन इसको हम कहते हैं। ओके, इसी जगह पे इनके, ये कहे दिल्ली सुल्तान के लोग रहते थे। और जो हिंटरलैंड था, हिंटरलैंड का मतलब ये होता है एक्चुअली भीतरी सीमा। भीतरी सीमा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक छोटा सा गैरिसन टाउन है, गैरिसन टाउन यहाँ है, तो ये जो इलाके दिल्ली के थे, जो बेसिकली
एक तरीके से वाणिज्यिक सोर्स थे, या ये कहें कि यहाँ पर व्यापार होता था, इन सब इलाकों पे इनका कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था। तो होता ये था कि भाई इनको अगर रसद कुमक चाहिए, इनको पैसा चाहिए, या फिर उनको खाने पीने की चीज़ चाहिए, तो फिर ये क्या करते थे, ये बेसिकली इनको प्लंडर द सप्लाई, यानी कि लूट मार पे ही इनको आश्रित रहना पड़ता था। एक और चीज़ थी कि भाई अगर आप यहाँ पर एक गैरिसन टाउन बना देंगे, यहाँ एक गैरिसन टाउन बना देंगे, तो एक मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली में आपने बना दिया, एक यहाँ पर सिंध में बना दिया, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बीच बीच में मौसम भी खराब हो जाता था, रास्ता भी दिक्कत थी, और बार बार अफगानिस्तान के लोग, बाहर के लोग यहाँ इन्वेजन किया करते थे, यानी कि यहाँ पर आक्रमण किया करते थे। तो तमाम तरह की दिक्कतें थी सुल्तान को, बहुत सारी दिक्कतें थी सुल्तान को। लेकिन आगे चल के जब गयासुद्दीन बलबन, इनका देख लीजिए इनका चेहरा, गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये है अलाउद्दीन खिलजी। फिर तीसरे नंबर पे आए मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये आए उसके बाद एक्सपेंशन शुरू हुआ, इसके बाद साम्राज्य का विस्तार हुआ। शुरुआत में केवल ये गैरिसन शहर हुआ करते थे और इनका उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए तो काया पलट हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, राइट। अब इसमें यह हुआ कि सबसे पहला ये इलाका था, मैं आपको इलाका बताऊं, ये जो गंगा यमुना जहां मिलती है ना, इस जगह पे इन्होंने क्या किया कि ये गंगा यमुना, ये जैसे मान लीजिए ये गंगा है, ये यमुना है, इसका दो आब का मतलब होता है जहां पर दो नदियां मिलती है। इस जगह पे इस इलाका बहुत मतलब बड़ा इलाका था, तो इन्होंने क्या किया कि जो इलाका है उसमें जो फॉरेस्ट है इसको साफ करवाया और बहुत सारे पीजेंट्स यानी कि जो किसान हैं, फार्मर्स, उनको ये जगह दे दी। तो जो फार्मर्स आए, मैं बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो हंटरर थे, ग्रैदरर थे, या कहें कि उस जमाने में जो पशुपालक थे, उन सबको जिनका एक्चुअल हैबिटेट था ये वाला, यहां से इनको खदेड़ दिया गया इन लोगों को। और वो जो जगह दी गई वो किसको दी गई, वो फार्मर्स को दी गई कि आइए यहाँ पर फार्मिंग कीजिए। तो फार्मिंग की, इसको प्रमोट किया बाकायदा एक तरीके से। जो ये इन्होंने क्या किया कि ये जो नए किले बनाए, पोर्ट बनाए, नए टाउन्स बनाए, ताकि जो इनका पीजेंट्स का यानी कि फार्मर्स और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि ये फोर्ट और टाउन इसीलिए बनाए कि जो ट्रेड रूट्स हैं, जहां पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि ऐसे रास्ते जहां पर व्यापार हो रहा है और आपस में ट्रेड बहुत आगे बढ़े, उसके लिए इन्होंने किलेबंदी भी कर दी और टाउन भी बनाने शुरू कर दिए। पहला काम तो इन्होंने ये किया, आप समझ गए, इलाके को खाली कराया, लोगों को वहां से खदेड़ा जो वहां पर ऑलरेडी रहते थे, और वहां पर खेती किसानी शुरू की। और ट्रेड के लिए, जहां पर ट्रेड ज्यादा हो रहा है, उस जगह के लिए इन्होंने बाकायदा किलेबंदी की। पहली चीज ये हो गई, ओके। अब हम बात कर रहे हैं जो दूसरा काम इन्होंने किया, उन्होंने ये किया कि अब इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। खास तौर पे जो अलाउद्दीन खिलजी है, अगर मैं इलाका दिखाऊं आपको, देखिए अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गए, ये सब इनका अलाउद्दीन खिलजी का है। दिल्ली से ये कहां तक पहुंच गए, ये पूरे साउथ तक पहुंच गए, मतलब लेफ्ट भी गए, गुजरात भी गए, बंगाल भी गए, मतलब हर इलाके पे ये कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, यानी कि अपने इलाके का इन्होंने विस्तार किया अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब बहुत बड़े इलाके का कॉन्टिनेंट, यानी हमारा जो उपमहाद्वीप है उसके बहुत सारे एरिया को इन्होंने कवर किया, राइट। अब इसमें इसको आगे बढ़ाया फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने भी आगे काम किया। तो इन्होंने क्या किया कि पहली चीज तो बहुत सारे लोगों को परास्त किया, बहुत सारी चीजें वहां से ली, और फिर उसके बाद वहां पर टैक्स लेना शुरू किया, यानी कि जो टैक्स है, जिस जिस इलाके को जीतते थे वहां से टैक्स लेना शुरू किया। और एक और चीज थी कि इन्होंने, क्योंकि ये है तो राजा ही ना, और जस्टिस इन्होंने प्रॉपर की, तभी इन लोगों की इज्जत इतनी थी कि भाई प्रॉपर इन्होंने, जिसे कहेंगे बराबरी का सबको मौका दिया, जस्टिस, न्याय किया सबके साथ। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये मुस्लिम जो है ये नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक आदमी होता है जिसको इमाम कहते हैं, पेशे इमाम। इस इमाम के पीछे सब लोग नमाज पढ़ते हैं। और अगर हम देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर हिंदुस्तान को देखें तो यहां पर अगर आप हैं तो यहां है अरब, मक्का, मदीना, यहां पर आप
देखिएगा मुस्लिम जो होंगे इस डायरेक्शन में, इसको किबला कहते हैं, किबला, इस डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, यानी केवल रिस्पेक्ट के तौर पे कि इस डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद ये आप कहें तो उठक बैठक करते हैं, यानी सजदा करते हैं, या पहले सबसे पहले खड़े होते हैं, फिर उसके बाद झुकते हैं जिसको रुकू कहते हैं, फिर सजदा कहते हैं, जिस जो आप देख रहे हैं कि ये सर नीचे लगाते हैं, मतलब भगवान की आराधना, अल्लाह की आराधना में, और सब बराबर होते हैं, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबरी में कंधा से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं। और जो यहाँ पर एक ऐसे साहब होंगे जो इस्लामिक लर्निंग जानते हैं, उनको उलेमा कहा जाता था, उलेमा, अभी आज भी उलेमा ही कहा जाता है, और इमाम इनको कहा गया जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बस बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं जिनका नाम लूंगा, ये इल्तुतमिश है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप ऐसे रख सकते हैं क्योंकि यह कुतुब मीनार से रिलेटेड है। इन इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जरूर आएगा जब भी आप कुतुब मीनार का नाम लेंगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, इस तरीके से नाम आएगा। और एक और साहब यहाँ पर है फिरोज शाह तुगलक, तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक साहब है। चलिए मैं आपको जरा जगह बता देता हूं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, बेसिकली ये है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, इसमें आप मीनारे आप देख रहे हैं, तो ये मीनारे बनाई गई हैं। अब ये जो थी, एक तरीके से आप समझे कि इसमें दलिए कुहना, इसको क्लियर बताया गया है कि जो क्रॉनिकल्स लिखे गए। और ये जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, इसको इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़ाया। और ये जो आप मीनारें देख रहे हैं, ये मीनार किसने बनाई है, इन्हीं को मैंने जो अभी चेहरा दिखाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने ये मीनारें बनाई है। ये क्लियर हो गया। अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं बेगमपुरी मस्जिद। इसको बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के राज में। और ये जहांपना, यानी कि सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, जहांपना का शब्द बताता हूं, पहले तो आपको दिखा दूं जहांपना है कहां। हुआ ये था कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन्होंने 3 मेन सिटीज बसाई थी, एक सीरी, एक जहांपना और एक दिल्ली कोहना। जहांपना का मतलब होता है, जहांपना को अलग अलग देखिए आप, जहां मतलब होता है वर्ल्ड, पूरा विश्व, और पनाह मतलब होता है चरणों पे, यानी कि आपके शरण में, तो जहांपना इसे कहते हैं हम। और जहांपना ये जो शब्द है, इसी से यहाँ पर इसको कहा गया सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। तो जब भी आप जहांपना की बात करेंगे, उत्तर आप देंगे सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने जैसे मस्जिद बताया, मस्जिद एक ऐसी जगह होती है जहां पर मुस्लिम लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जैसे मंदिरों में हिंदू नमाज पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ये मस्जिद में करते हैं। तो ये मस्जिद जो जामा मस्जिद होती है, वो मेन मस्जिद होती है, यानी कि उस क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद होती है। और यहाँ पर एक लीडर होता है, इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है, वो लीडर होता है। और वो जब जुमे की नमाज होती है, फ्राइडे की नमाज, उसके पहले कुछ धार्मिक उपदेश देता है, जिसको हम खुतबा कहते हैं, खुतबा। उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं, वो मक्का मदीना की तरफ उस डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, जिसको किबला कहा जाता है। किबले की तरफ सर करके या देख के नमाज पढ़ी जाती है। इसमें एक और चीज आपको बताऊंगा, यहाँ 3 लोगों का नाम आएगा। एक तो सुल्तान बहलूल खान लोदी, ये सब लोदी वंश के हो गए, बहलूल खान लोदी, ये सिकंदर खान लोदी, और ये इब्राहिम खान लोदी। यहां पर आपको मैं जरा दिखा दूं, ये है दिल्ली सुल्तान। यहां आप देखिएगा कि ये मोट की मस्जिद है। सिकंदर लोदी, इनका नाम मैंने लिया, इनके जमाने में इसको बनाया गया था। लोधी गार्डन भी, अगर दिल्ली वाले हैं तो सुन रहे होंगे, लोधी गार्डन, ये सब लोधी लोगों ने बनाया है, लोधी वंशज ने बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि ये मॉस्क है, जमाली मॉस्क, मतलब अंग्रेजी में मस्जिद को मॉस्क कहा जाता है। ये है जमाली कमाली मस्जिद, ये 1520 करीब बनाया गया था इसको। अब हम बात करेंगे अ क्लोजर लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। तो खिलजीज और तुगलक्स के समय में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन होता था, इसको हम अगली चर्चा में लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।